नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम लोग दिसंबर माह के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। करंट की ये सारगर्भित श्रृंखलाएं आपको इसीलिए दी जा रही हैं जिससे आप परीक्षा में बेहतर कर सकें। जो करंट के अलग-अलग तरीके के 25-30 एपिसोड आपको भेजे जाने हैं इन परीक्षाओं के लिए, उन एपिसोड में से मंथली एपिसोड एक श्रृंखला है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे वीडियो आपको प्रेषित किए जाएंगे। यह वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल से प्रेषित किए जाएंगे, रवि तिवारी ऑफिशियल। ये भी संस्थान का ही एक चैनल है और एक विशेष प्लानिंग के तहत ये तय किया गया कि करंट अफेयर्स आपको इसी चैनल से मिलेगा। तो अगले 10 से 12 दिनों में 20 से 25 करंट के महत्वपूर्ण जो आपको कंटेंट है, जो वीडियोज है, वो यहीं से मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये वीडियो मिला है, जिससे करंट का कोई भी बिंदु आपका छूटे ना या हमें अलग से आपको सूचना प्रेषित ना करनी पड़े। ये रवि तिवारी ऑफिशियल चैनल से ही वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। दिसंबर माह के करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करते हैं। दिसंबर माह के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले राष्ट्रीय से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय से शुरुआत करेंगे तो 1 दिसंबर से शुरुआत करेंगे। तो 1 दिसंबर को क्या था? बीएसएफ का स्थापना दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये रहा राष्ट्रीय परिदृश्य और ये रहा बीएसएफ का स्थापना दिवस। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है। तो बीएसएफ की स्थापना क्यों की गई थी? बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बीएसएफ की स्थापना की गई थी। ये एक अर्ध सैनिक बल है और यह विश्व का सबसे बड़ा सैनिक बल है बीएसएफ। 1965 में एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। तो यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। एक बात तो याद रखना है, यह भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है, इसको भी याद रखना है। और बीएसएफ की स्थापना बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए की गई थी 1 दिसंबर 1965 को एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में। तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है 1 दिसंबर के लिए। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका बिजली महोत्सव। हम लोग जान रहे हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और पूर्वोत्तर पर बहुत ध्यान है। एट द रेट ऑफ 75 75 वर्ष पूरे करने के 75 सप्ताह पहले से शुरुआत है। उसी क्रम में बिजली महोत्सव भी एक जो है प्रक्रिया है, ये एक योजना है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में असम में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया और बेटा इसका उद्देश्य यहाँ पे क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या था? पूर्वोत्तर में विद्युतीकरण के दौरान आने वाली चुनौतियों तथा विद्युतीकरण के पश्चात लोगों के जीवन में होने वाले बदलाव को रेखांकित करना, बिजली को लोगों तक पहुंचाना और उसके महत्व को बताना कि जब आपका जीवन बिजली नहीं थी उस समय क्या था और आज बिजली आने के बाद आपके जीवन में क्या-क्या सुविधाएं जो है समाहित हुई हैं और किन किन चीजों का जो है विकास हुआ है, किन किन बुनियादी सुविधाएं जो आप तक पहुंची है बिजली आने के बाद, उनको बताना था। तो ये इसका मतलब बिजली महोत्सव किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये असम राज्य से जुड़ा हुआ है। ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। चलिए, हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल एक पक्षी है। यह महोत्सव नागालैंड जो है, नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड में राज्य में मनाया जाता है और हार्नबिल एक पक्षी है बेटा। इसी पक्षी के नाम पे उत्सव मनाया जाता है। इसको प्रतीक माना जाता है किसका? समृद्धि का और शांति का। समृद्धि और शांति के प्रतीक के रूप में यहाँ के लोग हार्नबिल पक्षी को मानते हैं। तो नागालैंड की स्थानीय योद्धा जनजातियों का सबसे बड़ा महोत्सव है और आमतौर पर 10 दिनों तक चलता है। इसको हम लोग त्योहारों का त्योहार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? त्योहारों का त्योहार, त्योहार कहते हैं, है ना? रंगीन पोशाक पहनते हैं, नृत्य होता है, डांस होता है और जो है अलग-अलग तरीके का खान-पान होता है और जो है ये महोत्सव मनाया जाता है 10 दिनों तक। ये महोत्सव किस गाँव में मनाया जाता है? किसामा गाँव में मनाया जाता है। नागा हेरिटेज किसामा गाँव में मनाया जाता है। पारंपरिक प्रधानों के साथ गीत-संगीत मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है? और हार्नबिल महोत्सव एक इम्पोर्टेंट जो है आपका कंटेंट है करंट अफेयर्स के लिए, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला है गोवा में गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन ये वो वाला नहीं है कि जहां महात्मा गांधी हो, ये दूसरे तरीके का गोलमेज सम्मेलन है और इसके महत्व को आपको समझने की जरूरत है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर 2021 को गोवा में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, है ना? जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर साहब, वो शामिल हुए। इलेक्ट्रिक वाहन, आप देख रहे हैं कि ईंधन की स्थिति क्या है
और ईंधन कैसे समाप्त हो रहा है इस वैश्विक जो है परिवेश से, तो हमें इसके विकल्प खोजने की जरूरत है। बहुत सारे देश इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी समृद्ध नहीं है, तकनीकी तकनीकी पर काम हो रहा है। छोटे वाहनों से लेके बड़े वाहनों तक इलेक्ट्रिकल वाहनों में कन्वर्ट हो गए हैं, चाहे वो स्कूटर्स हों, चाहे वो बाइक्स हों, चाहे वो छोटी कारें हों, है ना? तो धीरे-धीरे प्रयास चल रहा है। अडास टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक मतलब एडवांस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक दोनों का ही प्रयास चल रहा है। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन था, ये गोलमेज सम्मेलन ये गोवा में था। ऐसे याद रखिए। और इसका उद्देश्य क्या था? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, है ना? इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, अर्थ स्टेशन का लोकार्पण। ये आपके उत्तर प्रदेश गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश का दूसरा अर्थ स्टेशन है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र में की गई। ठीक है। तो ये इससे क्या फायदा होगा? इस अर्थ स्टेशन के शुरू हो जाने से गोरखपुर में होने वाले कार्यक्रमों का देश भर में सीधा प्रसारण हो सकेगा, है ना? तो दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन से मतलब है कि अब हम सीधा प्रसारण कर सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का शहर भी है और गोरक्षधाम पीठ में वो पीठाधीश्वर भी रहे हैं, तो वहाँ के वो हैं। और वहाँ पे प्रयास किया गया है कि वहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो, जो लोक विकास के कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या जो भी जो है मंत्रालय जरूरी समझे, उनका लाइव प्रसारण, सीधा प्रसारण किया जा सके। तो ये अर्थ स्टेशन है। दूसरा अर्थ स्टेशन है गोरखपुर में खोला गया है। ठीक है। चलिए, चक्रवात जवाद। जवाद का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा उदार या दयालु। उदार या दयालु। और बेटा ये नाम जो दिया है वो किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब। चक्रवात आते रहते हैं तो दो चीजें पूछी जाती हैं, इनका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है और ये नाम किसने दिया वो पूछा जाता है। ठीक है। तो चक्रवात जवाद पुरी तट से 410 किलोमीटर व विशाखापत्तनम तट से 230 किलोमीटर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित था। आपको बस इसमें से यह ध्यान रखना होता है कि कहाँ स्थित था, तो बंगाल की खाड़ी। शाब्दिक अर्थ, किस देश ने नाम दिया और कहां पर था, बंगाल की खाड़ी, यही नीचे बताया गया है। ठीक है। और 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप व्यवहार में मतलब महसूस करने के लिए समझ सकते हैं इस पिक्चर को देख के कि किस तरीके से जो है स्थितियां थी। लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। ये एक बेसिक जानकारी है कि आप इसको याद रख सके। क्लियर है? चलिए, पुनीत सागर अभियान। एक मैं फिर जरूरी बात कह दूं, ये सभी वीडियो आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मिल रहे हैं और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिम्मेदारी से, ताकि करंट अफेयर्स का कोई भी कंटेंट अगले 10 से 12 दिनों में आपसे ना छूटे, है ना? क्योंकि बार बार ये सूचना हो सकता है हम लोग ना दे पाए। ठीक है। जिस चैनल से वीडियो मिला है उसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनीत सागर अभियान, एनसीसी द्वारा पुनीत सागर अभियान मतलब किया जा रहा है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी द्वारा पुनीत सागर अभियान किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? समुद्री कचरे को साफ करना, समुद्री कचरे को साफ करना और लोगों को जागरूक करना कि यहाँ पे भी स्वच्छता रख सके। तो अब विषय पहले आप याद कर लीजिए, पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा है? एनसीसी के द्वारा। और क्या उद्देश्य है? समुद्री कचरे को क्या करना बताइए? समाप्त करना, साफ करना। तो यहाँ पर पुनीत सागर अभियान के तहत समुद्र तटों को प्लास्टिक व अन्य कचरे से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। 30,000 कैडेटों के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो कितने कैडेट हैं बेटा? लगभग 30,000 कैडेट है। इस अभियान को 1 महीने तक चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तटों की साफ सफाई, प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाना है और लोगों को जागरूक करना है। क्लियर होगी बात? चलिए, अगला टॉपिक है आपका आजादी की विजय श्रृंखला। ये भी एनसीसी से ही जुड़ा है, नेशनल कैडेट कोर से ही जुड़ा है। 1971 के युद्ध के बारे में हम सब लोग जानते हैं। ठीक है। आजादी की विजय श्रृंखला जो 1971 के युद्ध के सूरवीरों के सम्मान में है ना? और संस्कृतियों का महासंगम भी शुरू किया गया। इसे 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 तक किया गया। 1971 का युद्ध भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसको बांग्लादेश के रूप में अलग कर दिया गया था, है ना? तो यही इसका परिणाम था कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था।
तो ये सब देखो, छोटी सी बात कहें, पापा पापा है, बाकी सब बच्चे हैं, फले फूलें बड़े हों, है ना? बस बराबरी करने की कोशिश ना करें, और बराबरी भी करें तो सकारात्मक दिशा में करें, है ना? क्योंकि पापा के बराबर नहीं हुआ जाता। चलिए, क्लियर है ना? नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ, एक मैंने आपको नदी क्रूज सेवा पढ़ाया है, रोरो फेरी करके, वो महाराष्ट्र में हुआ है ना? पहली वाटर टैक्सी महाराष्ट्र में है। ये नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ है, जिससे ये कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है, जिससे गोवा के इतिहास और संस्कृति से लोग परिचित हो सके। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह, ये बंदरगाह आपसे एक बार पूछा जा चुका है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, पर नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य पर्यटकों को गोवा की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित कराना है। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। कौन सा? मोरमुगाओ बंदरगाह। इस बंदरगाह की शुरुआत 1885 में हुई थी। मतलब कांग्रेस की स्थापना याद है ना? तो कांग्रेस की स्थापना के समय में ही इस बंदरगाह की भी शुरुआत हुई थी, मोरमुगाओ, और ये लोअर पीसीएस में आपसे पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। क्लियर है कि कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। चलिए, हेल्पलाइन 14566 की शुरुआत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14566 की शुरुआत की है ना? क्योंकि आंकड़े थोड़े से डराने वाले हैं। द इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के बाद से अनुसूचित जाति पर अत्याचार के 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए। इसमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हुए। ठीक है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश बेटा थोड़ा सा बदला हुआ है। अभी देखिए कोई नहीं बच रहा है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सख्त है। मुकुल गोयल को तुरंत हटाया गया है, आपने देखा। तो इस समय बाबा एक्शन में है, तो ऐसे आंकड़े अब उम्मीद हम लोग करेंगे कि अपने प्रदेश से आगे ना आए, लेकिन अभी ये स्थिति है। तो ये हेल्पलाइन क्यों रखी गई है? अनुसूचित जाति जनजाति की पर अत्याचार के खिलाफ, या उनके उनको जो भी असुविधा हो रही है अच्छे से रहने में, उनके खिलाफ जो है अभियान, राष्ट्रीय हेल्पलाइन है कि भाई ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो उनको, है ना? और ये आंकड़े जल्दी से बहुत कम हो, शून्य हो जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। बाकी इतना आप लोग समझदार हैं कि इस कंटेंट को समझ सकते हैं। आइए, मिस यूनिवर्स 2021, चलिए, 1994 में पहली बार भारत के लिए मिस यूनिवर्स का जो खिताब था वो सुष्मिता सेन ने जीता था। 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। ये हरनाज संधू जी हैं, है ना? ये हरनाज संधू जी हैं, और इन्होंने फिर भारत का नाम ऊपर किया है, हरनाज संधू जी ने। क्यों ऊपर किया है? क्योंकि 2021 का जो ताज था मिस यूनिवर्स का, वो इन्होंने जीता। ये 70वां मिस यूनिवर्स था, तो क्रम भी आप याद रखिएगा, 70वां मिस यूनिवर्स था, और ये इजराइल में संपन्न हुआ। ठीक है, इजराइल में संपन्न हुआ। मिस यूनिवर्स की रनर अप मिस पराग्वे नाडिया फरेरा, पराग्वे की नाडिया फरेरा, और सेकंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका लालेला मसवाने रही। मतलब दूसरे स्थान पर जो है वो कौन रही? नाडिया फरेरा, ये पराग्वे की है, और तीसरे स्थान पर जो रही वो कौन रही? साउथ अफ्रीका की लालेला मसवाने। ठीक है, भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स खिताब 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था, जो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट क्लियर किया है। आइए, स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, देखो, आप व्यापार करिए, आप विकास करिए, अगर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि आपका व्यापार और विकास उन शर्तों पर हो कि इससे पर्यावरण को कोई खर्चा मतलब खतरा ना हो, जैव विविधता को कोई खतरा ना हो, पारिस्थितिकी को कोई खतरा ना हो। मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के विकास को ध्यान में रखते हुए, इनके खतरों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए फिर आप ये प्रयास करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही प्रयास सेल ने किया है। ठीक है ना? तो इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप सेल कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेल लगातार 3 वर्षों से इस पुरस्कार की विजेता रही है। यह पुरस्कार सेल को टिकाऊ तथा पर्यावरण के अनुकूल इस्पात निर्माण के लिए दिया गया कि इस्पात भी बना रहे हैं
और वो पर्यावरण के अनुकूल भी है, पर्यावरण का ध्यान भी रख रहे हैं, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं है, है ना? ये एक जो है मान और बाकी जो और भी जो लोग हैं, जो और कंपनियां काम कर रही हैं और बड़े-बड़े नर महारत्न, नवरत्न कंपनियां काम कर रही हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन भी है कि आप भी ऐसा कीजिए, क्योंकि पर्यावरण बहुत जरूरी है ना? क्योंकि हमारे रहने का स्थान है बेटा, जीव जंतुओं से लेके 1998 में स्थापित वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा एक वार्षिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा तथा विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। विकास करिए लेकिन पर्यावरण के अनुकूल रहे। महापरिनिर्वाण दिवस, है ना? 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि पर देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पुस्तक सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रिफ्लेक्शंस फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स का विमोचन किया। देखो बेटा, सब कुछ ठीक है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 66वीं पुण्यतिथि पर देश भर में महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। हम सब लोग जानते हैं। आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है। सोशल जस्टिस एंड एक साथ है एम्पावरमेंट रिफ्लेक्शंस फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स। इस पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा। महापरिनिर्वाण का दिन पूछा जाएगा, 6 दिसंबर है। और जो पुस्तक है ये इस वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपसे पूछी जाएगी। तो ये दो चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में पहला टॉपिक है 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन इस समय बहुत चर्चा में है यूक्रेन की वजह से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली का दौरा किया। तो ये कहां पर हुआ शिखर सम्मेलन? यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, क्लियर है? स्थान बस इसमें से आपसे पूछा जाएगा। उद्देश्य क्या था? महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार और अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा। तो देखो बेटा, जब ये आए थे ना दिसंबर में, तो ये अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, है ना? अभी पूरी दुनिया ना इनको लेकर यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा कर रही है। तो माहौल बहुत बदला है। टाइम मशीन में थोड़ा सा पीछे जाइए तो आपको सोचने में थोड़ा सा समझ में आएगा कि जब ये आए थे तो भाई अफगानिस्तान के मामला गड़बड़ था। अभी यूक्रेन का मामला बहुत गड़बड़ है। चलिए, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, यह G20 की भी थीम है। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये क्या है बताओ? G20 की थीम है, लेकिन अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं? इंडोनेशिया द्वारा बाली में आयोजित G20 अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, ये G20 अंतरराष्ट्रीय सेमिनार है, मैं वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से वर्चुअल रूप में भाग लिया, है ना? तो यही थीम इसकी भी है और यही थीम G20 की भी है ना? यही थीम इसकी भी है और यही थीम G20 की भी है। क्लियर रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय मलेरिया रिपोर्ट 2021, अभी जारी की गई है। डब्ल्यूएचओ की अंतरराष्ट्रीय मलेरिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में 6.27 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 6.27 लाख लोग मलेरिया से मरे, मृत्यु हुई। 2000 और अगला आंकड़ा और चौंकाने वाला है। 2020 में मलेरिया से होने वाली मृत्यु में 2019 की तुलना में लगभग 12% अधिक है। ये तब है जब जो है मेडिकल साइंस ने इतना जो है मतलब इतना मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और मलेरिया का पूर्णतः इलाज है। क्लोरोक्वीन से लेके हाइड्रोक्लोरोक्वीन, जो भी चीजें चलती होंगी वो सब मलेरिया की दवा उपलब्ध है। तब भी आप देखिए कि 12% का इजाफा हुआ है। कोविड के बाद एक और चीज हुई है कि जो भी बीमारियां हो रही हैं वो बहुत तेज इंटेंसिटी से हो रही हैं। अगर आपको जुकाम भी हो रहा है तो पहले के जुकाम और इस जुकाम में बहुत अंतर, इसकी इंटेंसिटी बहुत तेज है। थोड़ा सा चेंज आया है वातावरण में इन चीजों को लेके, है ना? तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण एशिया में समस्त जो मृत्यु हुई है उसमें से सबसे ज्यादा मृत्यु भारत में हुई है, 80 से 83%। तो बेटा ऐसी बात नहीं है कि कोविड से ही लोग मरे हैं, मलेरिया से भी लोग मर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मलेरिया को हम सामान्य चीज समझते हैं, इस पर कोई हमें दिक्कत नहीं है। भारत में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले उड़ीसा से हैं। तो सबसे ज्यादा जो भारत में मलेरिया से प्रभावित राज्य कौन सा है? वो उड़ीसा है। ये इस पूरी रिपोर्ट में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है।
इसको आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका कि सबसे ज्यादा मामले कहाँ के, उड़ीसा है। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको देखनी। डब्ल्यूएचओ ने एक, हाँ, ये पॉइंट देख, 12 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया, जिसमें चाइना व श्रीलंका भी है। श्रीलंका बस 2016 से मलेरिया मुक्त है। आइए विविध देख लेते हैं। रामानुज पुरस्कार, तो अब आप जानते हैं इनके नाम के साथ भी कि इनका नाम गणित से जुड़ा है। चलिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को एफाइन बीजगणित, ज्यामिति और कंप्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आइए अब विविध को देखते हैं। विविध में पहला है रामानुजम पुरस्कार 2021। तो गणित के क्षेत्र में बेहतर योगदान करने के लिए युवा गणितज्ञों को इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर नीना गुप्ता को इस बार किया गया है। प्रोफेसर नीना गुप्ता को किया गया है, क्यों किया गया है? बीज गणित में उनके योगदान के लिए। हम चाहेंगे कि भविष्य में अपने संदीप सर भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीते, है ना? चलिए, यह दुनिया में रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने की वह दुनिया की तीसरी महिला और चौथी भारतीय है। पूरी दुनिया की तीसरी महिला है और चौथी भारतीय है। और इससे पहले जिन जिन भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है, उनका नाम जो है नीचे आपको बता रहे हैं कि जो 3 भारतीय हैं वो कौन-कौन से हैं। उनका नाम है राम दोराई सुजाता, 2006 में मिला। अमलेंदु कृष्णा को 2015 में मिला। ऋतव्रत मुंशी को 2018 में मिला। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो 45 वर्ष की आयु से कम के हैं। जो 45 ईयर्स, 45 वर्ष की आयु से कम के हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ। तो 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में, ये रेड रेड से जितना लिखा है इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना पर 1978 में ही काम शुरू कर दिया गया था, किंतु लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी यह काम पूरा नहीं किया जा सका, तो अब इसको और तेज किया गया है। वर्ष 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में शामिल कर दिया गया था और इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब इस परियोजना में 5 नदियां हैं, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो ये और याद रखना है कि सरयू जो आपकी नहर राष्ट्रीय परियोजना है, इसमें कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं। यूपी से भी जुड़ा है और इसमें 5 नदियों के नाम भी याद रखिएगा। घाघरा है, सरयू है, राप्ती है, बाणगंगा है और रोहिणी। क्लियर है? हाँ, 5 नदियां हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला है आपका विषय इसमें, दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, चलिए, कोलकाता में दुर्गा पूजा, बेशक अगर हम लोग देखें तो दुर्गा पूजा आज पूरे भारत में होती है ना? लेकिन ये पूजा आई बंगाल से ही है। दुर्गा पूजा का उत्थान अगर हम लोग देखें तो वो बंगाली है। हम लोग अलग-अलग रूपों में करते रहते थे, जैसे छठ पूजा बिहार की तरफ से है ना? जैसे गणेश पूजा जो हम गणेश चतुर्थी बनाते हैं वो महाराष्ट्र में होती है। तो ईश्वर सबके हैं, लेकिन कई-कई त्योहार ऐसे हैं कि उनको प्रतिनिधित्व कई-कई राज्य करते हैं, लेकिन अब समान रूप से सभी राज्य पहले छोटे रूपों में मनाते थे, अब बड़े रूपों में इसको मनाने लगे। तो यूनेस्को ने कोलकाता में जो दुर्गा पूजा है, उसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। मानवता की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का ये पहला त्योहार है। ठीक है, इससे पहले यूनेस्को ने गुजरात के हड़प्पा शहर धौलावीरा को भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। यह देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्निवल और स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में से एक है। क्लियर है? तो भाई ये जो है माँ दुर्गा का आशीर्वाद जो है यूनेस्को वालों के ऊपर भी बना रहे और जो है ऐसी ही सद्बुद्धि आए, क्योंकि माँ सब बहुत शक्तिशाली है, पूरे विश्व को आशीर्वादित कर सकती है। तो यूनेस्को वालों पे भी उनका आशीर्वाद बना रहे। जया जेटली समिति, देखो, जया जेटली समिति काफी चर्चा में भी रही, आप लोगों ने भी देखा। जून 2020 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जया जेटली जी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस समिति के मुख्य विषय क्या थे? शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंगानुपात व बाल विवाह की आयु के बीच संबंधों का मूल्यांकन करना। तो देखो बेटा, सबसे यहाँ पे था
विवाह की आयु का मूल्यांकन, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, विवाह की आयु का मूल्यांकन। ठीक है, जायज जेटली समिति के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की विवाह की आयु की कानूनी आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें से यही विषय था। क्लियर? प्रमुख सिफारिशें एक बार इस समिति की देख लीजिए। महिलाओं की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करना, बालिकाओं के लिए स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच बढ़ाना, रीच बढ़ाना, कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ स्कूलों में यौन शिक्षा देना, जो बहुत जरूरी है, बहुत दिन से इसकी वकालत हो रही है। विवाह की आयु के संबंध में बड़े पैमाने पर जागरूकता प्रदान करना कि इस 21 वर्ष करने से क्या लाभ है। ठीक है, और नए कानूनों की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहन देना। ये पांचों इन्होंने यहाँ पे जो है जया जेटली समिति ने सुझाव दिए थे, जिनको इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत हद तक ले आया गया है। प्रमुख दिवस देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, इस बार की थीम थी असमानताओं को समाप्त करें, एड्स समाप्त करें, महामारी समाप्त करें। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि को बस 1984 में घटित हुई थी, और उसके बाद ही जो है ये दिवस मनाया जाने लगा 2 दिसंबर को, उसका की गई। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस ये भी 2 दिसंबर को ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा 3 दिसंबर को। ठीक है, हाँ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, किसान दिवस इस बार जरूर याद रखिएगा क्योंकि किसान आंदोलन बहुत रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर को आपका किसान दिवस है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज छूट गए, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन बड़ा दिन होता है। और इस दिन कब बनाया जाता है? गवर्न सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जो है क्या है, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जन्मदिन है, और इस दिन हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। वर्ष 2021 की कुछ प्रमुख किताबों को देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया है आपकी, लाल सलाम है, स्मृति ईरानी जी का है, और आप देख रहे हैं सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद जी की है। 400 डेज इन गर्ल्स इन रूम 105 चेतन भगत जी की है। तो ये सुधा मूर्ति, स्मृति ईरानी, राम माधव, शशि थरूर, अमृत सेन, पूनम दलाल रही है, कुछ प्रमुख किताबें जिनको आपको देखना है। चलिए, तो ये दिसंबर माह में इतना ही चलना है, क्योंकि कोविड के समय में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स दिसंबर में करंट की प्रगति नहीं हुई है, बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सारगर्भित रूप से पढ़िए। तो जनवरी माह के करंट अफेयर्स के साथ जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।